हाँ जी बेटे, कोर्स हमारा पूरा हो चुका है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने बड़ी मेहनत से पूरा 4.5 महीने का टाइम लगा के आपका ये CA IPCC का टैक्सेशन का सिलेबस पूरा किया। तो आप जानते हैं कि इन 4.5 महीनों में आपके 3.5 से 4 घंटे की क्लासेस रेगुलरली, जिसमें हमारे करीब 80 लेक्चर लग गए टू कंप्लीट दिस होल सिलेबस। तो ऑब्वियसली एनीबडी कैन से कि भाई इट इज नॉट जनरली पॉसिबल कि हम इजीली इसको कम टाइम में रिवाइज कर पाएं, और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास में। बट फिर भी आज इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद में मैं आपसे इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं कि आपको अब आगे की स्ट्रैटेजी कैसे अडॉप्ट करनी है, किस तरीके से आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊं कि कैसे कैसे आप इस पूरे सिलेबस को रिकैप करेंगे और साथ ही साथ में अपनी एग्जाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे। तो मैं अभी आपको जो चीज़ें बताने वाला हूं उसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एग्जाम के आने के पहले कैसे तैयारी करें, ठीक है। और दूसरा फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम के दौरान कैसे तैयारी करें, और एग्जाम में आपकी पेपर राइटिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब आपको कैसे अपनी एग्जाम में अपीयर करना है, इन चीज़ों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्या क्या चीज़ें आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट हैं, इन चीज़ों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको अपने एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करनी है। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको करवा रखा है, इसमें मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स हैं जिनमें कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं और मोस्टली सभी में ही हैं, तो मैंने इन सभी में आपको कुछ एक क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क करवा रखा था। मैंने आपको कभी नहीं बताया कि ये इंपॉर्टेंट हम क्यों मार्क कर रहे हैं, बट आज आप सुनिए कि इनको हमने क्यों इंपॉर्टेंट मार्क किया था। ये इनको इंपॉर्टेंट मार्क करने का पर्पस यही था कि ये क्वेश्चंस आपको सिर्फ रिवीजन के लिए प्रिपेयर करने हैं। और जैसा मैंने आपको अब और इस चीज के बारे में थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं कि मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाए हैं लगभग हर एक चैप्टर में 7 से 8 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाए हैं, और जिनमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन थे उनमें शायद 10-12 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने मार्क करवाए थे ये आपके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी ने मार्क नहीं भी किए तो ये जनरली वो क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन बड़े क्वेश्चंस हैं और जिनमें सभी कॉन्सेप्ट्स कवर है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम के पहले कैसे प्रिपरेशन करनी है इस टाइम ड्यूरेशन में, आपको सबसे पहले तो अपने सारे चैप्टर्स फुल्ली थोरोली रिवाइज करने। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप रिवाइज करेंगे ईच चैप्टर। थोरोली से मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि टाइम गैप कम बचा हुआ है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सारे कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करें। मतलब कहने का ये नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस को लगाएं बैठ के, हर एक प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप प्रॉपरली करें, ऐसा नहीं है। आपको जो हर एक चैप्टर से मैंने 8 से 10 क्वेश्चंस आपको जो इंपॉर्टेंट मार्क करवाए हैं, जिनमें लगभग सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स कवर हैं, उनको जरूर करें एक बार अपने हाथ से, ठीक है। तो रिवाइज ईच चैप्टर विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले जो मार्क करवाए गए थे सिर्फ वो करने हैं। दूसरा, आपको ये
बड़े सारे बच्चे, चूंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो बड़े सारे बच्चे इस मुद्दे को भी लेकर चर्चा करते हैं कि सर हम अपना कैसे, किस शेड्यूल से प्रिपरेशन करें। तो बेटा शेड्यूल का तो देखिए ऐसा है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें दिन में पढ़ने में आसानी होती, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें रात में पढ़ने में आसानी होती है। मैं आपसे ये कहता हूं कि बड़े सारे लोगों को उनके पेरेंट्स या उनके जो गार्जियंस होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि बेटा सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करो। हमने अपने जमाने में पढ़ाई करी थी। तो बेटा ऐसा कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करेंगे तभी बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी। मेरा कहने का मतलब सिंपली इतना है कि जिस टाइम पे शांति हो, शांति यानी कि आप जिस टाइम पे कंसंट्रेट होके बिना डिस्टरबेंस के, बिना किसी नॉइस के, बिना किसी आउटर डिस्टरबेंस के आप पढ़ सकें, बस दैट इज द बेस्ट सूटेड टाइम, चाहे वो दिन का टाइम हो या वो रात का टाइम हो। कई लोगों के केस में जो है घर के आसपास नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है तो वो अपना रात में पढ़ना प्रेफर करते हैं। इवन मैं भी, मेरे भी गली मोहल्ले, घर के आसपास में, गली मोहल्ले के आसपास में जो है बहुत ज्यादा शोर हुआ करता था, तो मैं भी यही प्रेफर करता था कि रात में पढ़ाई करूं। तो जिस टाइम पे भी आपको शांति मिलती है आप उस टाइम पे पढ़ाई करो। दूसरी चीज, सर जब हम शेड्यूल बनाते हैं, जब हम अपना प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए हम एक टाइम टेबल बनाते हैं। सर वो आज तक टाइम टेबल कभी फॉलो ही नहीं। बेटा होगी भी नहीं। आप इतना जबरदस्त स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाएंगे गजब कि बस हम सुबह 8 बजे उठेंगे और 8:30 बजे तक एग्जैक्टली 30 मिनट्स में, बिल्कुल मिलिट्री वाले जैसे लोग नहीं होते उसी तरीके से एग्जैक्टली 30 मिनट्स के अंदर में हमें जो है अपना नहाना धोना है और उसके बाद में खाना पीना है और 10 मिनट के अंदर नाश्ता करना है, 5 मिनट के अंदर कपड़े पहनने हैं, और ये सारी शेड्यूल फिक्स और लग गया आपका दीवार के ऊपर। बट आज तक वो फॉलो नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि आप शेड्यूल बनाते समय, टाइम टेबल बनाते समय इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। बट प्रैक्टिकली हम अपने आप को, अपनी आदतों को बदले बिना इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होके नहीं चल सकते। तो इनिशियली आदत बदलने में तो बहुत टाइम लगेगा। इनिशियली आज कैसे पढ़ाई करें? थोड़ा सा फ्लेक्सिबल शेड्यूल बनाइए। फ्लेक्सिबल शेड्यूल बनाइए कहने का मतलब ये कि आप पहली बात तो हर काम को 5 मिनट एक्स्ट्रा मेजर करके चलिए। और दूसरी चीज ये कि ऐसा नहीं कि हम सुबह, हमने शेड्यूल में लिखा कि सुबह 9 बजे हमने पढ़ाई करने के लिए बैठे और फिर उसके बाद में सीधे 2 बजे लंच के लिए उठे। ऐसे कभी पढ़ाई नहीं होती। ऐसे शेड्यूल बनाओगे तो शेड्यूल कभी फॉलो ही नहीं हो सकता। 5 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ाई, वो भी बिना किसी टाइम गैप के, ऐसा नहीं होता। आपको करना क्या है, आपको एक रीजनेबल ब्रेक लेना है। से फॉर एग्जांपल 5 to 10 मिनट आफ्टर 1.5 आवर और 2 आवर, जो भी आपको सुटेबल लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। कई बार थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में हम 1 घंटे में लगता है कि हम बोर हो रहे हैं, तो उस केस में आप जो है अपना 1 घंटे के बाद में भी 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। और इस ब्रेक में आप पढ़ाई के बारे में ना सोचे ज्यादा, आप दोस्तों से बात कर सकते हैं, या वो भी बहुत ज्यादा लंबी नहीं, बात करने लगे तो पता चला बात ही कर रहे हैं। तो आप कुछ इस तरीके से शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल बनाते समय मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब शेड्यूल बनाएं तो आपके पास में एक टाइम स्पैन है, एक 24 घंटे का टाइम पीरियड है। इसको आप कई टुकड़ों में बांटते हैं। तो मैं आपसे यह कहूंगा कि आप उसे सब्जेक्ट वाइज कुछ इस तरीके से बांटें कि आप हर सब्जेक्ट को टाइम दे पाएं। दूसरी चीज ये कि आप, एक बढ़िया कंसेप्ट ये है कि आप TBW का काम करें। TBW मतलब टारगेट बेस्ड स्टडी। टारगेट बेस्ड स्टडी, मैं ऐसे ही पढ़ाई किया करता था। टारगेट बेस्ड स्टडी का मतलब ये कि आज मैंने ये टारगेट लेके चला कि भाई आज मुझे इतना काम करना है और ये काम मुझे कंप्लीट करके इस चीज को छोड़ना है। इससे होता ये कि आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है कि नहीं कि मुझे इतने टाइम के अंदर में ये चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी। हालांकि कंसंट्रेशन वैसे भी इतने टाइम इंप्रूव्ड ही होती है क्योंकि एग्जाम का टाइम होता है, तो बगल में चाहे ढोल लंगाड़े भी बज रहे हो तो भी शायद आपको ना सुनाई दे। खैर, मुद्दे की बात यह है कि आप टारगेट जरूर बनाएं और टारगेट ऐसे लिखें जरूर इन टारगेट्स को कि मुझे आज इतना काम करना ही है। लिखना जरूरी है। लिखने से आपके दिमाग के ऊपर एक इंप्रेशन जाता है कि नहीं मुझे ये काम करना ही करना है। मेंटल आपने सोच लिया कि ठीक है, आपने दिमागी मन में सोच लिया आज मुझे काम करना है, फिर हुआ नहीं हुआ, बात एक ही है। तो मुद्दा यह कि आप लिखें जरूर। एक छोटी सी पर्ची बना ले और पर्ची के ऊपर लिखें कि आज मुझे 2 पेज पढ़ाई करनी है, आज मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, आज मुझे ये कॉन्सेप्ट खत्म करना है। ठीक है, तो टारगेट बेस्ड स्टडी जरूर करें। टारगेट बेस्ड स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब और शुरुआत में टारगेट छोटे छोटे बनाएं।
टारगेट भी नहीं 1 घंटे में साहब हम पूरा चैप्टर खत्म कर डालेंगे, ऐसे टारगेट नहीं होता। ऐसे टारगेट अगर बनाओगे तो पूरे नहीं होंगे, और जब पूरे नहीं होंगे तो और कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। शुरुआत में टारगेट बेस्ड स्टडी करने का कॉन्सेप्ट सीधा सा है, छोटे छोटे टारगेट बनाइए। छोटे छोटे टारगेट जब आप बनाएंगे तो पहले टारगेट पूरे होंगे, जब आपके टारगेट पूरे होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, और यह बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए कॉन्फिडेंस मस्ट है, और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी ज्यादा आपकी जो कॉपी की प्रेजेंटेशन है और जो कॉन्फिडेंस है, आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, ये भी काफी हद तक काम करते हैं आपके एग्जाम में आपके नंबर लाने के लिए। तो आपकी मेहनत तो है ही है, कंसेप्ट्स के ऊपर अच्छी पकड़ तो है ही है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो है ही है, उसके अलावा भी जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं ये भी चीजें जरूरी होती हैं अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए और अच्छे मार्क्स को लाने के लिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि आप शेड्यूल ऐसा बनाएं कि आप अपने शेड्यूल में टारगेट बेस्ड स्टडी को इंपॉर्टेंस दें। आप अपने शेड्यूल में टारगेट बेस्ड स्टडी को इंपॉर्टेंस दें और शेड्यूल को फ्लेक्सिबल रखें शुरुआत में। बाद में भले थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएं, लेकिन शुरुआत में बड़ा फ्लेक्सिबल रखें, क्योंकि शेड्यूल जब पूरा होगा, जब टाइम टेबल पूरी होगी या जब टारगेट पूरा होगा, तब कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हां हम ये काम कर रहे हैं, काम हो तो रहा है। शुरुआत में छोटा छोटा, फिर हम बड़ा बड़ा उठाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। खैर, तो एक तो ये चीज हो गई। खैर, चूंकि आप पहला रिवीजन करेंगे तो पहले रिवीजन में आपको जरूरी यह भी है कि आप मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाएं। यानी कि हालांकि जब मैंने आपको यहां पे क्लासेस में करवाया तो मैंने आपको जगह जगह अंडरलाइन करवाया है। खैर, वो अंडरलाइन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से था कि आप मेन पॉइंट्स को ध्यान रखें, मैंने अंडरलाइन भी करवा रखा है। और हालांकि आप दूसरी तरीके से अगर आप दोबारा से, चूंकि अब रिवीजन कर रहे हैं, एक रिवीजन तो आपने साथ साथ में पढ़ाई के साथ में किया था जो क्लासेस के साथ में हो रहा था, और दूसरा रिवीजन जब अब आप घर पे करेंगे तो आप देखेंगे शुरुआत में बड़ा मुश्किल आपको लग रहा होगा, क्योंकि आपको लगेगा बड़ी सारी चीजें आप भूल गए। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जब पहली बार पढ़ेंगे तब भले आपको लगे कि शायद आप भूल रहे हैं, लेकिन मैंने आपको क्लासेस में प्रॉपर जिस चीज के ऊपर जितना टाइम देना था उस चीज के ऊपर उससे भी ज्यादा मोर देन सफिशिएंट टाइम दे रखा है। तो कहीं हर जगह हर एक चीज आपके दिमाग के अंदर विद एग्जांपल बैठी हुई है। यू जस्ट हैव टू गिव अ रीडिंग ऑफ इट। आप जैसे उसे पढ़ेंगे वो सारे एग्जांपल आपके दिमाग में सामने आने लगेंगे। तो शुरुआत में आपको हो सकता है पहले एक चैप्टर में या शुरुआत के कुछ कॉन्सेप्ट में आपको लगे कि बड़ा मुश्किल है, बड़ा टेक्निकल है, हम बड़ी सारी चीजें भूल गए, बट ऐसा होगा नहीं। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका दिमाग चीजें लिंक करने लगेगा, क्योंकि मैंने आपको जानबूझ के इसी तरीके से पढ़ाया है कि लिंकिंग हो, हर एक चीज की प्रॉपर लिंकिंग करा के पढ़ाया है। तो इस वजह से आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं कि नहीं सर नहीं हो पाएगा या मुश्किल है। ये चीजें निकालो दिमाग से, इनका कुछ नहीं होना। अगर जब तक आप ये चीजें दिमाग में रखोगे कि नहीं हो पाएगा या सर मुश्किल है, तो और ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। इन चीजों को पहले दिमाग से बाहर निकालिए। दूसरी, तो पहला मैंने आपको बताया कि आप शेड्यूल बना के पढ़ाई करें, शेड्यूल फ्लेक्सिबल रखें और टारगेट बेस्ड स्टडी, छोटे छोटे टारगेट बना के लिखें और लिख के आप अपने सामने लगा लें। रिवाइज करें हर एक चैप्टर को, और आपको कुछ एक क्वेश्चंस तो लगाने हैं उसके साथ साथ में। कई एक चैप्टर में मैंने एक ही तो क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा रखे हैं, जैसे कि क्लबिंग वगैरह हो गया, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही नहीं है, और रिटर्न ऑफ इनकम वगैरह इनमें तो क्वेश्चंस ही नहीं है। तो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन कौन से, इनके बारे में तो मैं भी दोबारा से चर्चा करूंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि एग्जाम के पहले आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसके बारे में मैंने आपसे एग्जाम इन अपने 4.5 महीने के टाइम पीरियड में कभी डिस्कशन नहीं किया। वैसे तो कुछ लोगों को यह बात सुनने में बड़ी अजीब सी लगेगी कि सर आज तो सर बाबा हो गए हैं, पता नहीं कहां कहां की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, सच्चाई है, यह भी आपको समझनी पड़ेगी। अब जरा ध्यान से सुनिए। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, खैर ये तो एक छोटा ऑब्जेक्ट है, जब आप सीए बन जाएंगे तो इससे भी और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स आपको अपनी लाइफ में पूरे करने हैं। तो किसी भी एग्जाम ही नहीं, किसी भी बड़ी चीज को अचीव करने के लिए, एक बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सटर्नली पूरी की जा सकती हैं, अपने आप से प्रिपरेशन करके पूरी की जा सकती हैं, जो आपके
वर्क में या फिर आपके कंट्रोल में, इजीली कंट्रोल में होती हैं जो चीजें आपकी। जैसे कि सबसे पहले उस बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में तोड़ लो, फिर उसके ऊपर हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क करना ठीक अपनी जगह पर है, लेकिन इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। जी हां, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको समझना कि आप अपने, जैसे मैं आपको बता रहा था कि किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए आपके दिमाग में इस बात का अच्छी तरीके से बैठा होना जरूरी है कि आप उस काम को कर सकते हैं। जैसे कि अब चूंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो बड़े सारे बच्चे जब आते हैं तो एग्जाम के पहले, सर बड़ा मुश्किल है, सर 2 ग्रुप भर दिए हैं और जो है सर नहीं हो पा रहा है, प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है और हमें लग रहा है कि हम एक ही ग्रुप देंगे। और धीरे धीरे करके एग्जाम आते आते सर हम ये ग्रुप ही छोड़ते हैं, हम ये अटेम्प्ट ही छोड़ते हैं और अगले अटेम्प्ट में देंगे। बेटे, आपका, जैसे मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि आपके दिमाग में इस बात का बैठा होना जरूरी है कि आप ऐसा कर सकते हैं। जब तक आपने अपने दिमाग को यह समझाया हुआ है कि नहीं बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, तब तक नहीं ही हो पाएगा। तो आपने अपने दिमाग को क्या समझा के रखा है? सर इजी लैंग्वेज में समझाइए, आप बताना क्या चाहते हैं। अब समझो, समझना यह है कि आप जो आपकी बाहरी एक्टिविटी है, यानी कि आपके साथ में आपकी लाइफ में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो आपकी ही सोच का नतीजा है। सर ये तो हमने कोटेशन में बहुत ज्यादा सुना है। हां सुना होगा, लेकिन वो फैक्ट है, मैं आपको ये बात प्रूव भी कर सकता हूं। जो कुछ भी चीजें आप सोचते रहते हैं, तुरंत तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ टाइम पीरियड के बाद में वैसा होना शुरू हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं सर? हां, जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि सर कठिन है, कठिन है, कठिन है। बड़े सारे बच्चे जो मेरे पास में आते हैं, जिनके 3-4 अटेम्प्ट लग गए, तो उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती कि सर वाकई में कठिन है, तभी तो पास नहीं हो पा रहे। एक फेलियर का पैटर्न बन जाता है और फिर वो पैटर्न फॉलो होता है और बड़ा मुश्किल होता है इस पैटर्न से बाहर निकलना। तो बेटे, आप इस पैटर्न में पढ़ने के बजाय इसके रिवर्स पैटर्न में पढ़िए कि आसान है, आसान है, आसान है। दैट्स इट, सो इजी, बहुत आसान है। आप अपने दिमाग को यह समझाइए, आपको भले ये लगे कि नहीं ऐसा वाकई में कठिन है, फिर भी आप अपने दिमाग को समझाइए कि नहीं बेटा आसान है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो इसने कर लिया, देखो उसने कर लिया, देखो उसने कर लिया। रदर जो फेल हो रहे होंगे वो ये देखेंगे, देखो वो नहीं कर पाया, देखो वो नहीं कर पाया, अबे वो भी तो फेल हो रहा है 2 साल से। ऐसा ही तो होता है। इसी को बोलते हैं माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट एंड पॉजिटिव माइंडसेट। तो आपको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पॉजिटिव चीजें देखनी है। कई बार बच्चे ये क्वेरी लेके भी आते हैं कि सर, और ऐसा तो बहुत ज्यादा होता है कि सर, खासकर ऑडिट वगैरह के पेपर में, सर एग्जाम आने वाला है, 1 महीना बाकी बचा हुआ है और सर 15 दिन बाकी बचे हुए हैं, सर अभी तो हमने ऑडिट उठाई ही नहीं। या सर हमने ऑडिट में 14 चैप्टर हैं और 14 चैप्टर में सर हमने अभी 4 ही चैप्टर पढ़े, 10 चैप्टर बाकी हैं। या कुछ उल्टा बोलते हैं कि सर 10 चैप्टर कर चुके हैं, सर 4 चैप्टर बाकी हैं अभी। तो बेटा, मैं इन सभी चीजों में एक आपको कॉमन बात दिखाना चाहता हूं। इन सभी बच्चों में जो ये कहते हैं कि सर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये बाकी है, एक सब में एक नेगेटिव माइंडसेट अप्लाई हो रहा है। कहां पे? ये सब ये देख रहे हैं कि क्या नहीं हुआ। वही बात है कि ये सब ये देख रहे हैं कि ग्लास आधा खाली है, जो आधा भरा हुआ ग्लास है उसके ऊपर तो आपकी नजर ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब सीधा सा ये है कि आपने काफी कुछ मेहनत कर रखी है, उसके ऊपर फोकस क्यों नहीं करते? उसके ऊपर फोकस करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जो चीजें नहीं करी उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें करिए, लेकिन दिमाग में अपने ये रखिए कि सर मैंने 10 चैप्टर पढ़ डाले, या फिर मैंने आधे से ज्यादा चीजें कर डाली।
एक चैप्टर अगर नहीं प्रिपेयर हुआ तो इसकी टेंशन के साथ में आपको एग्जाम में नहीं जाना है कि मैं एक चैप्टर छोड़ के जा रहा हूं, बल्कि इस खुशी के साथ में जाना है कि मैंने 14 चैप्टर में मैंने 13 चैप्टर तो कर डाले, ना कि इस टेंशन में कि एक चैप्टर नहीं किया। आप कहेंगे सर इससे क्या होने वाला है? इससे क्या हमारे नंबर ज्यादा आ जाएंगे? नंबर ज्यादा नहीं आएंगे, इससे आपका डर कम हो जाएगा। और डर का कम होना एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का संकेत है। जी हां, ऐसा बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है कि आप देखेंगे ये एक जैसे नहीं होता, इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे डर कम होगा वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक इनवर्स रिलेशनशिप है। और जब तक ये डर बढ़ेगा वैसे वैसे कॉन्फिडेंस कम होगा, और जैसे जैसे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ी नंबर ऑटोमेटिकली कम आने हैं। तो बेटा एक चीज अच्छी तरीके से आप अपने दिमाग में समझ लीजिए कि आप आज जो सोच रहे हैं, आज नहीं तो कल होना वही है। सिंपल वर्ड्स में इसी चीज को लोग बड़ी लंबी कहानियां सुना के, समझा के और लंबे लंबे एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। मैं ना सिंगल लाइन आपको बता रहा हूं, बेटा जो आप सोच रहे हैं होना वही है। अब आपके ऊपर है आप क्या सोच रहे हैं। आज नहीं तो कल होना वही है। तो आप अपनी थॉट्स को पहले एक दायरे में लेके आइए कि आसान है। शुरुआत ऐसे करिए कि आसान है। पॉजिटिव चीजों को देखना शुरू करिए कि मेरा कितना कंप्लीट हो गया है। उन लोगों के बारे में डिस्कस करना शुरू करिए, या फिर उन लोगों का एग्जाम्पल देना शुरू करिए जो पास हुए हैं, ना कि उनका जो फेल हुए हैं। लोग हमेशा ये कहते हैं इस बार इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 2% आया, 98% फेल हो गए, ये फेल वो फेल वो फेल। अरे 2% जो पास हुए हैं वो तो पास हो ही रहे हैं ना। इंस्टीट्यूट ने डिग्री देना बंद थोड़ा ना कर दी है, इसका मतलब इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है। इंस्टीट्यूट तो आज भी डिग्री बांट रहा है, ये लो ले जाओ। आगे भीड़ है और इंस्टीट्यूट के पास में कुछ डिग्रियां बची हुई हैं। उस भीड़ में से आगे आपको निकलना है और आगे निकल के डिग्री उठा के लेके जाना है। इंस्टीट्यूट की गलती तो तब है जब इंस्टीट्यूट डिग्री बांटना ही बंद कर दे। इंस्टीट्यूट की गलती कैसे कि इंस्टीट्यूट तो सर कम रिजल्ट निकाल रहा है तो हम फेल हो रहे हैं ना, गलत। इंस्टीट्यूट एक भी डिग्री अगर बांट रहा है तो गलती हमारी है कि वो जो डिग्री बांट रहा है वो लेने वाले हम क्यों नहीं है। सीधा सा मतलब यह है कि सब कुछ अपनी मेहनत के ऊपर है। इंस्टीट्यूट चाहे 1% निकाले या 0.1% निकाले, हम पास तब भी होंगे अगर हमने मेहनत कर रखी है। और चूंकि मैं आपको और भी चीजें साथ साथ में इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि आप कहेंगे कि सर हमने बड़े सारे ऐसे लोग देखे हैं जो मार किताबी कीड़े बने हुए थे, साल भर थूक लगा लगा के जो है पूरी किताबें चाट गए लेकिन फिर भी फेल हो गए। वो समस्या यहीं पर आती है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। आप सिर्फ किताबें पढ़ पढ़ के चाट डालें, मैं ये नहीं कह रहा कि किताबें पढ़ पढ़ के चाट डालेंगे तो पास नहीं भी होंगे, दोनों बातें हैं। एक प्रॉपर, एक आप ऐसे कह सकते हैं कि एक मिक्सचर है, एक रेसिपी है सक्सेस की। उस रेसिपी में हमेशा 100% कंटेंट आपके जो बुक्स हैं उन्हीं का कंटेंट नहीं रहेगा। इस रेसिपी में कहीं ना कहीं 20 to 25% का कंटेंट आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का भी रहता है, जहां पर आपका अपना कॉन्फिडेंस, आपका अपना जो प्रिपरेशन का लेवल है, डर का कम होना, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। मैं आपको एक दो और एग्जांपल देता हूं। बच्चे आते हैं एग्जाम में, एग्जाम देने के बाद में जिन्होंने 1 या 2 अटेम्प्ट दे रखे हैं, वो कहते हैं कि सर जब हम पहली बार पेपर देने गए थे तो बिना प्रिपरेशन के चले गए, और बिना प्रिपरेशन के जब गए तो सर देखा कि मेरे बिना पढ़े, या एक बार बस हमने एग्जाम में 1-2 दिन के लिए पढ़ लिया था और बिना पढ़े हमारे नंबर जानते हैं कितने आए? 42 नंबर। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बिना पढ़े वाले के लिए 42 नंबर, यानी कि ये तो बिना पढ़े पास हो रहा है। अच्छा, फिर जब हम सर अगले अटेम्प्ट में गए तो हम पढ़ के गए, मेहनत करके गए, और सर नंबर आए हमारे 42 के बजाय 43। सर बिना पढ़ के गए तो 42 और पढ़ के गए तो 43। ये क्या चक्कर है? चक्कर बड़ा क्लियर है। जब आप बिना पढ़ के गए थे तो इस विचार के साथ में गए थे कि इंस्टीट्यूट मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, फेल कर सकता है। यानी कि आपके दिमाग में डर का कहीं नामो निशान था ही नहीं।
आप फ्री माइंड होके पेपर दे रहे थे। आपके दिमाग में कोई डर नहीं था कि अरे फेल हो गए तो क्या होगा, समाज वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे। आपके दिमाग में कोई डर नहीं था, क्योंकि आपको मालूम था इंस्टीट्यूट मेरा क्या बिगाड़ सकता है, फेल कर देगा वो, तो मुझे अगला अटेम्प्ट देना ही देना है। लेकिन जब आप पढ़ के जाते हैं तो इस डर के साथ में जाते हैं कि इंस्टीट्यूट कहीं फेल ना कर दे, दोस्त क्या कहेंगे, दोस्त आगे निकल जाएंगे, फैमिली वाले हैं, रिलेशन वाले हैं, दुनिया भर की कहानी। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट यह है कि डर को कम करना है तो मैंने एक तरीका तो आपको बताया कि अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार डालें, और दूसरा ये फ्री माइंड होके रहें। ज्यादा से ज्यादा क्या बिगाड़ लेगा मेरा इंस्टीट्यूट, समझ गए ना। बस हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस माइंडसेट के साथ में ही जाएं, ठीक है। मैं तो आपसे सीधे से ये बात कह रहा हूं कि आपको फ्री माइंड होके पेपर देना है। मैं आपको इस बात को प्रूव भी कर सकता हूं। जब भी आप पेपर देके आएंगे आप देखेंगे कि वही पेपर आप 3 घंटे में जब एग्जामिनेशन हॉल में दे रहे होंगे तो उसमें बड़े सारे क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि आपने पढ़े हुए लेकिन आपको याद नहीं आ रहे होंगे। दिमाग में कॉपी खुल के आ जाएगी लेकिन कॉपी धुंधली धुंधली दिख रही होगी, पेज भी दिख रहा होगा लेकिन पेज पे लिखा क्या है बस वही नहीं दिख रहा होगा। उसके ऊपर वाली हेडिंग दिख रही होगी, नीचे वाली हेडिंग दिख रही होगी, वहां पे क्या लिखा वही नहीं दिख रहा होगा। वो धुंधला धुंधला क्यों रहता है बेटे? बड़ी सिंपल सी बात है, वही पेपर जब आप घर पे आके देंगे 3 घंटे उसी रात में बैठ जाइए, पेपर खत्म होने के बाद में 3 घंटे में देखिए वही क्वेश्चन पेपर आप कहीं बेटर सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप घर पे पेपर दे रहे थे तो आपके दिमाग में टेंशन थोड़ा ना थी, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन का कोई प्रेशर नहीं था, ये तो घर पे पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि डर को बाहर निकालो, डर को बाहर निकालो। तो आपको अपने दिमाग में ये 2 चीजें अच्छी तरीके से समझनी है। एक तो फ्री माइंड होकर पेपर देना है, दूसरा आपको अपने दिमाग में उन चीजों को देखना है जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें कंप्लीट हो रही हैं, जो आपके साथ में पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। और अपने दिमाग में यह बनाए रखना है कि आसान है, हो जाएगा, आसान है, हो जाएगा। और बल्कि मैं तो कहता हूं यही क्यों, जब सोच ही रहे हो तो कुछ अच्छा सोचो। हाँ, क्या अच्छा, क्यों ना रैंक आ जाए। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, रैंक आ जाए। जब सोचना ही है तो कुछ अच्छा सोचो, क्यों ना रैंक आ जाए। बढ़िया यार, हम तो रैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस और दुगना होगा। यानी कि जितना आप पढ़ रहे होंगे आपका मन और करेगा कि अभी तो रैंक के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, और मेहनत करो, रैंक के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, और मेहनत करो। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि सर 40 नंबर इंडिविजुअल सब्जेक्ट या फिर 50 नंबर ओवरऑल सब्जेक्ट, जब तक आप ये सोचते रहेंगे तो फिर सुई वहीं पे लटकी रहेगी, कहीं आगे कहीं पीछे, कहीं आगे कहीं पीछे। तो आपको सोचना ये है कि रैंक के लिए हम तो प्रिपेयर कर रहे हैं। और फिर से मैं कह रहा हूं, सिर्फ सोचना, आप कहेंगे ये तो मजाक है, सोचने का क्या है, कुछ भी सोच डालो ना। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अगर आप रैंक के लिए प्रिपेयर करेंगे तो काफी ज्यादा अच्छे नंबर से पास होंगे। तो आपको अपने दिमाग में ये चीज बहुत अच्छी तरीके से बैठाल के रखनी है, ठीक है बेटे। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इन सब चीजों के साथ में बताना चाहता हूं कि आपका जो टाइम टेबल शेड्यूल है, इसमें जो आपकी नींद है यानी कि स्लीपिंग, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पहले तो कोशिश ये करें कि आपका एक प्रॉपर शेड्यूल हो, जिस शेड्यूल के साथ में आप पढ़ाई करें और शेड्यूल के साथ में ही सोएं भी। कुछ लोग बड़ी बेवकूफियां करते हैं, कहते हैं कि हम तो सर 3 घंटे ही सोएंगे, 4 घंटे ही सोएंगे। इससे कुछ नहीं सिवाय इरिटेशन के और कुछ नहीं होगा। आप जिस समय जग रहे होंगे आपकी आंखें खुली होंगी लेकिन दिमाग सो रहा होगा। वही पेज जो आपको 10 मिनट में या 2 मिनट 5 मिनट में पढ़ डालना चाहिए था, वैसी पेज पे आप 1-1 घंटे लटके बैठे रहेंगे। तो आपको सिर्फ लगता है कि आप 3 घंटे सोए और जो है आपने बाकी सब 21 घंटे पढ़ाई कर डाली ना। क्योंकि बच्चे ऐसी बेवकूफियां करते हैं तो मुझे बताना पड़ता है। आप में से बड़े सारे लोग हंस रहे हैं कि कह रहे हैं कि सर ऐसे थोड़ा ना होता, 3 घंटे कौन सोता है। आते हैं ऐसे भी आते हैं।
जो कहते हैं नहीं हम तो सर 3 ही घंटे सोएंगे, हमको तो रैंक लाना। रैंक लाने का मतलब ये नहीं है कि आपने पूरे शेड्यूल की ऐसी तैसी कर डालो। उसी टाइम में स्मार्ट स्टडी करनी है आपको, बेस्ट आउटपुट निकालना है विद इन दैट लिमिटेड टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चे रैंक लाते हैं उनके पास में कुछ एक्स्ट्रा टाइम होता है, टाइम उनके पास में भी उतना होता है, बस उनकी पढ़ने की स्ट्रेटजी अलग होती है, उनका शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल को वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को शुरुआत से बताता आ रहा हूं कि कंसिस्टेंसी इज मस्ट। आप 10 दिन का खाना एक दिन में नहीं खा सकते, तो कंसिस्टेंसी मस्ट है, रेगुलरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि अब तो आपका एग्जाम आ गया, अब तो इन सब चीजों का बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया, क्योंकि कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी तो आपको पिछले 6 महीनों में करनी चाहिए थी, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे आप में से। तो अब करना क्या है आपको, मैं आपसे कह रहा हूं कि शेड्यूल को स्ट्रिक्टली अडेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेड्यूल को अडेयर नहीं करते तो होगा ये कि आपको तो ऐसा लगेगा कि नहीं आप कम सो रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट कम होगा। लेकिन जब आप शेड्यूल को अडेयर कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, तब आपको लगेगा कि अच्छा आसान है, उससे भी एक पॉजिटिव मेंटल बैलेंस क्रिएट होता है। ठीक है, उससे भी एक पॉजिटिव मेंटल बैलेंस क्रिएट होगा, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, क्योंकि लगेगा मैं 6 घंटे सो तो चुका हूं, अब और कितना सोऊंगा, दोबारा कभी नींद आएगी तो बढ़िया चाय पियो और पढ़ाई करो। ठीक है, तो शेड्यूल को अडेयर करने से कुछ फायदे भी हैं। दूसरी, मैं आपको यह कह रहा हूं कि अगर आप शेड्यूल नहीं फॉलो करते तो इससे एक तो नींद वाला नुकसान है ही है, और साथ साथ में आपको हमेशा लेथार्जी लगती रहेगी। ठीक है, तो इस वजह से आप अपनी नींद जरूर पूरी करें। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर कितनी नींद, तो बेटा देखिए ये अपनी अपनी आदत की बात है। हालांकि 6 घंटे सफिशिएंट होते हैं, 6 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं, और खासकर एग्जाम के 1 महीने पहले तो इतना सफिशिएंट है। 6 से 6.5 घंटे पढ़ाई, 6 से 6.5 घंटे आप सोइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं इस मुद्दे के ऊपर पिछले 3 साल से बहुत ज्यादा एम्फेसिस करने लगा हूं। पहले मैं नींद के बारे में बच्चों से बहुत ज्यादा नहीं कहता था, लेकिन 3 साल पहले मेरे सामने एक ऐसा केस आया जो मैं खुद सुन के दंग रह गया। हाँ सर बताइए बताइए। मेरा एक स्टूडेंट था सीए फाइनल का, और सीए फाइनल का स्टूडेंट था। मैं आपको बताया कि मैं सीए फाइनल में भी डीटी आईडीटी पढ़ाता हूं, तो आईडीटी में वो मेरा स्टूडेंट था और डीटी भी कर रहा था, बट डीटी उसने पहले कर रखी थी, आईडीटी बाद में करी थी। तो आईडीटी का जब बैच खत्म हुआ तो वही कि सर हम तो 3 ही घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं बस। उसके बाद में पहले ग्रुप का पेपर दिया, पहले ग्रुप का पेपर निकल गया। 3-4 घंटे उसका कोई शेड्यूल नहीं था, बस कम से कम सो के पढ़ाई करना उसका ऑब्जेक्टिव था, शेड्यूल कुछ नहीं था। उसके बाद में उसने 3-4 घंटे सोते सोते उसने शेड्यूल बनाया, कभी दिन में सोया, कभी दोपहर में सोया, कभी रात में सोया। जब नींद आ गई 3-4 घंटे अपने पूरे कर लिए और फिर पढ़ाई पे बैठ गया। ऐसे करते करते उसने मुझे बताया कि सर मैंने एक दिन में रिकॉर्ड 21 घंटे की पढ़ाई करी थी, 3 घंटे में सोना, नहाना, धोना, खाना पीना सब हो गया। मैंने कहा गजब है। फिर एग्जाम का दिन आया। पहली बात तो एग्जाम के पहले दिन ही बुखार। ये कोई बुखार आने जैसी सिचुएशन नहीं थी, ये आपकी बॉडीली एक्टिविटीज की वजह से ऐसा होता है। ऑटोमेटिक बॉडी रिएक्ट करती है, आपका डर ये सारी चीजें सामने ले आएगा। बड़े सारे बच्चों को सिर दर्द, खैर बुखार आया, उसने पहले दिन टैकल किया, जैसे भी होगा दवाई ववाई खा के पेपर देने गया। प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त थी। मैं चूंकि उसे पर्सनली जानता भी था और उसके क्लास में परफॉर्मेंस से मैं अच्छी तरीके से अश्योर था कि हाँ ये बच्चा इजीली निकाल तो ले ही जाएगा, और आई वॉज लिटिल बिट श्योर कि ये बच्चा रैंक लाएगा, और मुझसे भी कहीं ज्यादा गुना वो श्योर था कि वो रैंक लाएगा। फर्स्ट ग्रुप धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ में निकला। सेकेंड ग्रुप में पहला पेपर कॉस्टिंग का होता है, और पहला पेपर कॉस्टिंग का था, और भाई साहब एक दिन का चूंकि गैप मिलता है, 2 दिन, कॉस्टिंग का सिलेबस थोड़ा लेंदी होता है, 2 दिन लगातार सोए ही नहीं। जी हां, 2 दिन लगातार सोए ही नहीं।
और फिर जिस दिन एग्जाम था उसी दिन सुबह सुबह उसे लगा कि मुझे नींद आ जाएगी, और उसने जो है अपने 2 घड़ी के अलार्म उसने लगा के पढ़ाई कर रहा था, और एज यूजुअल जैसा उसे लग रहा था कि उसे नींद आएगी, उसे नींद आ ही गई। लेकिन उसने पहले से 2 बजे से एग्जाम हुआ करता था, 2 से 5 में, तो उसने पहले ही 12 बजे का एक अलार्म लगा रखा था, दोनों घड़ियों में 12 सवा 12 का। और उसके बाद में क्या हुआ कि 12 बजा, भाई साहब सो रहे थे, अलार्म बज गया, पूरे 1 घंटे पौन घंटे करीब अलार्म बजता है, 2 घड़ियों का एक साथ अलार्म बज गया, भाई साहब अभी भी सो रहे थे, 1 बजा, 2 बजा, नींद खुली 3 बजे, घर पे बैठे बैठे 3 सवा 3 बजे नींद खुली। उसके बाद में फिर क्या होना था, जो होना था सो तो हो गया। खैर इधर उधर रोने गाने के बाद में दोस्तों को फोन लगाया, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि जाओ बेटा जाओ एग्जाम में चले जाओ, और जो है आंसर शीट, जो एग्जामिनर आंसर शीट ले लेना, और उसके बाद में आपकी एक अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस पे साइन कर देना। ये पेपर अगर मान लो छूट भी गया या अच्छा नहीं भी हुआ, तो मान लो इस पेपर में फेल हो गए, बाकी पेपर में अगर तुम्हारी एग्जामिशन आ गई तो कम से कम वो तो निकल जाएंगे। और जब ये बच्चा पहुंचा 1.5 घंटे के बाद में करीब, तब तक एक जो सेंटर पे ये अटेंडेंस शीट वाले आते हैं वो भी साइन करवा के ले जा चुके थे। तो सारी मेहनत, जो रैंक लाने के लिए तैयारी थी, जिस बच्चे को मुझे लग रहा था कि रैंक आ सकती थी, उसे भी लग रहा था कि रैंक आ सकती थी, सिर्फ उसकी बेवकूफी की वजह से, बेवकूफी ही कही जाएगी कि नहीं हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे, हम सोएंगे ही नहीं। तो ये कहना, आपकी एक बॉडी है, नेचुरल एक्टिविटीज जो जैसी होनी है वो वैसी ही होती रहेंगी। तो यू जस्ट हैव टू शेड्यूल योर एक्टिविटीज, ना कि आप अपनी उन एक्टिविटीज में कर्टेलिंग करने लगे कि नहीं मैं इसे हटा ही देता हूं अपनी डेली रूटीन से। वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो नेचुरल एक्टिविटी है, वो होगा। लेकिन जब आप उसे मैनेज करेंगे तो आपके फेवर में काम करेगी। अगर आप उसे मिस मैनेज करेंगे तो आपके अगेंस्ट में जा सकती है। और अच्छा खासा उसकी 6 महीने की दोबारा से मेहनत लग गई। सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप के जब पेपर आए, मैं कैसे कह सकता हूं, मैं क्यों बार बार आपसे कह रहा हूं कि रैंक की तैयारी थी। जब फर्स्ट ग्रुप के, ये तो आपको पता होगा ना कि एक ग्रुप का पेपर देने से रैंक नहीं आती, दोनों ग्रुप का एक साथ पेपर देना होता है तब रैंक आती है। तो जब फर्स्ट ग्रुप के उसके नंबर आए तो 400 में से उसके 300 नंबर थे, 75% मार्क सीए फाइनल में। तो इवन आई वॉज, मतलब क्या हो रहा था, मतलब अकाउंट्स में 90+ गजब के मार्क्स थे एकदम। और उसके जो पैरेलल जो स्टूडेंट्स थे, मुझे तो ये लग रहा था कि शायद अगर सेकंड ग्रुप में थोड़ा सा चूंकि लेंदी भी होता है, तो अगर उसका नहीं भी सेकंड ग्रुप उतना अच्छा होता तो भी ही वॉज डैम श्योर कि वो फर्स्ट 10 में तो पक्का आ जाता। लेकिन फिर भी छोटी सी बेवकूफी की वजह से सारी गलती हुई। तो मैं पूरे शेड्यूल में इस चीज की चर्चा स्पेसिफिकली करता हूं कि बेटा आप लोग अपनी नींद के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहें और शेड्यूल जरूर करें, प्रॉपर टाइम उस चीज को भी दें। ठीक है, तो ये तो हुई बात मेरी कि हम एग्जाम के दौरान, एग्जाम के पहले कैसे स्टडी करें, पहले कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं। तो उसके लिए जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया उनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दूसरी बात कि हम एग्जाम के दौरान कैसे तैयारी करें और कैसे हम पेपर राइटिंग का काम करें। तो बेटा जैसे मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था कि अब हम इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं कि आपको एग्जाम के दौरान कैसे स्टडी करनी है, यानी कि एग्जाम वाले दिन, और साथ ही साथ में आपको पेपर राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, देखिए, या फिर इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आपको एक रेसिपी बताने वाला हूं कि हाउ टू गेट द गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। चूंकि मैं दोनों साइड रहा हूं टेबल के, यानी कि एग्जाम दिए भी हैं
और कॉपी चेक भी की है। मैंने सीए इंस्टीट्यूट से जो बच्चों के एग्जाम होते हैं उनकी कई बार कॉपी भी चेक किया। तो आई कैन से कि आई डू हैव अ सफिशिएंट आइडिया कि कैसे एग्जाम में कॉपी वगैरह चेक होती हैं। तो पहली चीज तो आपको ये बता देता हूं कि जो आप कॉपी 3 घंटे में लिखते हैं वो एग्जामिनर बहुत कम टाइम में चेक करता है। बहुत कम टाइम का मतलब क्या है? मुश्किल से 5-7 मिनट में कॉपी चेक होती है जो आप 3 घंटे में लिखते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉपी किस स्पीड से चेक होती है। कॉपी चेक करने वाले मोस्टली सभी लोग सीएज ही होते हैं, लेकिन फिर भी उतनी ही स्पीड में कॉपी चेक होती है। खैर, पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि आपको एग्जाम के दौरान कैसे स्टडी करनी है। जिन दिनों एग्जाम चल रहे होंगे आपका शेड्यूल पहले से बना हुआ है, आप उसी शेड्यूल में पढ़ाई करते रहेंगे। शेड्यूल तोड़ेंगे नहीं एग्जाम के पहले वाले भी, मतलब जो आपने पहले शेड्यूल बना रखा है उसी शेड्यूल के साथ में ऐसे शेड्यूल डिजाइन करिए कि आपका एग्जाम में भी वही चलता रहे। जब आप एक दिन आपके पास में बचता है बीच में, तो मुश्किल से मेरे ख्याल से शायद 24 घंटे का टाइम भी नहीं होता आपको अगले पेपर में पूरा पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उसमें सोना भी होता है 2 बार और इसके अलावा उसमें बाकी एक्टिविटीज भी आपकी डेली रूटीन की रहती हैं। तो 24 घंटे का भी टाइम पीरियड नहीं मिलता अगले पेपर को प्रिपेयर करने के लिए। तो इसमें कैसे आप इतने लेंदी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करेंगे? आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया, खासकर मैं अपने पेपर की बात कर रहा हूं, टैक्सेशन में आपको क्वेश्चंस कोई नहीं लगाना है, ऑडिट भी नहीं करनी है। हां, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी है वो है आरटीपी। आरटीपी को जरूर सॉल्व करना है आपको, ठीक है? आरटीपी को जरूर सॉल्व करना है आपको। आरटीपी में जब आप देखेंगे तो उसमें पहले से कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे, तो उन क्वेश्चंस की ऑडिट कर सकते हैं। आरटीपी वाले क्वेश्चंस की ऑडिट कर सकते हैं। इनको भी हाथ से नहीं लगाना, इन क्वेश्चंस की ऑडिट करना। ऑडिट करने का मतलब समझे ना, बस हाँ कैलकुलेटर से देख लिया, ऐसे से ऐसा हुआ, ऐसे से ऐसा हुआ, उसको हाथ से लिख के लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें लगभग हर एक चैप्टर से क्वेश्चन कवर होता है, तो आपकी ऑटोमेटिक क्वेश्चंस की रिवीजन वैसे ही हो जाएगी। दूसरी चीज, आरटीपी के ऊपर मैं बहुत ज्यादा एम्फेसिस करता हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आरटीपी से एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाता है। जी हां, आरटीपी से एज इट इज, कई बार फिगर तक नहीं बदलते लोग और एज इट इज उठा के चिपका देते हैं, और कई बार क्वेश्चन वही होता है बट छोटी मोटी फिगर्स चेंज हुई होती हैं। तो आपको आरटीपी को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो मोस्ट प्रोबेबल, कई बार प्रोबेबिलिटी रहती है कि भाई 8 से 10 नंबर का तो आपको आरटीपी से ही मिल गया, ठीक है? तो आरटीपी को अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक बार आपको पहले प्रिपेयर करना है इसे, और दोबारा से इसे एग्जाम में जरूर देखना है। एक तो चलिए आरटीपी हो गई एग्जाम के दौरान। दूसरा जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उनसे आपको सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। क्वेश्चन अगेन कोई नहीं करना है, ना कोई एग्जाम्पल करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, कंसेप्ट। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता आपके पास में कि आप सारी चीजों को विद एग्जांपल डिटेल में कर पाएं, ठीक है? तो इसी वजह से जहां जहां मैंने आपको कुछ पढ़ाई जब क्लास में स्टडी करवाई, तो उसके दौरान जहां जहां मैंने आपको अंडरलाइन करवाया, हाईलाइट करवाया, वो सारी चीजें आपको उस टाइम पे हेल्पफुल होंगी। तो आपको उन अंडरलाइन वाली चीजों को ध्यान रखना है और साथ साथ में बस उन्हीं कॉन्सेप्ट को तेजी से रिवाइज करना है। तो इस तरीके से अगर आप स्टडी करोगे तो आपके पास में जो भी 20 से 22 घंटे 24 घंटे का टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड के अंदर में आप पूरी एक बार कंसेप्ट का पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। खैर, रिवीजन कर लिया हमने, आरटीपी कर लिया और आरटीपी के क्वेश्चंस की ऑडिट कर ली। इतना करने से आपके अंदर जो भी, भाई सारी चीजें पढ़ी तो पहले से होती हैं, बस एक बार चीजों को गो थ्रू करना होता है और सारी चीजें गो थ्रू हो जाती हैं। तो एक दिन का टाइम पीरियड मिलने लगा है, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। आज से 3 साल पहले तो वो एक दिन का टाइम पीरियड भी नहीं मिलता था, 3-4 साल पहले। फिर तो लगातार 8-6 एग्जाम होते, अगर 6 पेपर होते थे, 7 पेपर होते थे, तो लगातार बिना किसी गैप के। तो उस केस में तो जो है बच्चों को, हम लोगों को तो उसमें एक दिन का भी टाइम पीरियड नहीं मिलता था। मुश्किल से 7-8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई के लिए मिलते थे, बस उसी के अंदर और तेजी से। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ाई किया करते थे। खैर, मुद्दा यह है कि आपको एक तो आरटीपी देखना है, दूसरा सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। इतना एग्जाम के दौरान सफिशिएंट है। कई बार जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं या एग्जामिनेशन जो कैंपस है आपका, जब आप उसमें जाएंगे, तो खासकर टैक्स के पेपर में बड़ी ये मेरे लिए मुश्किल वाली बात होती है कि कुछ एक बच्चे पता नहीं कहां से अफवाह लेके आते हैं। अब एक बच्चा दूसरे से बोलेगा, भाई पता है
स्लैब रेट चेंज हो गया? क्या बात कर रहा है भाई, स्लैब रेट चेंज हो गया? क्या हो गया स्लैब रेट? नया स्लैब रेट 2,20,000 का है। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ऐसी अफवाहों में ना पड़ें। ऐसा होता है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है, कहीं कोई नई चीज आएगी आपके सामने में, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया। कोई चेंज वेंज नहीं हुआ है, जो चेंज हुआ था वो सब आपको करवा दिया गया है, अब कोई नया चेंज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि आज सुबह गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल ली और 2 घंटे बाद आपके एग्जाम में आ गया। 6 महीने पहले तक आपके एग्जाम के जो चेंजेस होते हैं वो सारे चेंजेस आपको पहले से करवा दिए गए हैं, ठीक है। तो अब कोई नया चेंज नहीं होना है, जो भी नई बात है वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, उसे सुने और एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। आपको इन सब चीजों में पढ़ना नहीं, बेकार की बात होती है ये सब, पता नहीं कहां से ये अफवाहें उड़ा करती हैं। दूसरी चीज, एग्जाम में चूंकि मैं आपको बार बार साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की भी बात बता रहा हूं, तो यहां पर भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा सा सुनिए, क्योंकि कई बार ये भी बच्चे बताते हैं कि जब सर हम एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। बढ़नी ही है। आपने पिछली रात को सोते समय अपने आप को क्या समझाया था? अभी पता नहीं कल कैसा पेपर होगा, पता नहीं कल क्या आएगा। जो हमने आज पढ़ा है, आज तैयार किया है, पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा। तो आपने पिछली रात को सोते समय जो आपने अपने दिमाग को समझाया था, बस उसी का रिएक्शन है और कुछ नहीं है। तो दिल की धड़कनें तो बढ़नी थी, डर तो बढ़ना ही था, कॉन्फिडेंस को कम होना ही था। तो ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। आप अच्छी तरीके से, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं और फिर से समझ लीजिए इस चीज को। आखिरी दिन सोते समय भी, एग्जाम के हर एक रात पहले आपको ये सारी बातें निकाल के एकदम अपने दिमाग से बाहर कर देनी, क्या पता नहीं क्या होगा। अरे जो होगा सो होगा, फ्री माइंड होके पेपर देना है, फ्री माइंड होके, बिना किसी प्रेशर के, ठीक है। तो फ्री माइंड होके आप पेपर देंगे कि जो भी मैंने पढ़ा है मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में करके आऊंगा। इसी वजह से मैं बच्चों को बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलता हूं, मैं बच्चों को बेस्ट ऑफ वर्क बोलता हूं। बेस्ट ऑफ वर्क मतलब बेटा कि आपने जो पढ़ा है, जो आपने स्टडी करी है, मेहनत करी, बस उतना 100% आउटपुट देके आओ, उतना सफिशिएंट है। किस्मत से कुछ मिले ये जरूरी नहीं है, मैं ये खुद मानता हूं। किस्मत से कुछ मिले वो बेकार है, मेहनत से जो मिले वो बढ़िया है, भले कम मिले। हालांकि मेहनत से जो आप होता ये ना कि मैं 100 चीजें पढ़ के जाता हूं, लेकिन डर की वजह से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से 100 में से 70 चीजें करके आता हूं, ये समस्या है। मैं तो सिर्फ आपसे ये कहता हूं, आप पूरी मेहनत करते हैं, पूरी स्टडी करते हैं, बस कॉन्फिडेंस रखिए, डर को बाहर कर दीजिए। मैं ये चाहता हूं जो 100 चीजें पढ़ के जा रहे हैं, बस 100 चीजें वहां लिख के आ जाओ। मैं तो ये कहता हूं, मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी बच्चा जो है वहां पे जाए और वो अपने लक से कुछ चीज लिख के आ जाए ना, ये लक से उसको किसी तरीके से नंबर मिल जाए, ये सब बेकार की बात है। बस जितनी मेहनत करके जा रहे हो उतना भी अगर आपने आउटपुट दे दिया तो भी बहुत अच्छे नंबर आने हैं। बस डर को दरकिनार करो, डर के आगे जीत है। तो खैर, मैं आपसे ये कह रहा था कि आपको हर रात सोते समय ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लानी है कि पता नहीं क्या होगा या इतना तैयार नहीं हुआ। ये सोचो ना, इतना तैयार हो गया, यस गुड, अब इसके आगे कल ये कर लेंगे, ये सोच के आपको सोना है। और हर रात रैंक लानी है, रैंक लानी है, अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। सिर्फ पास नहीं होना है, अच्छे नंबर लाने, रैंक लानी है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ में आपको प्रिपरेशन करनी है। खैर, ये तो ये बात कि आप एग्जाम के दिन कैसे प्रिपेयर करेंगे, अपने आप को और अपने दिमाग को, दोनों को। अब मैं बात करता हूं आपकी पेपर राइटिंग की, कि आप पेपर राइटिंग कैसे करेंगे। पेपर राइटिंग के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, जो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी वन बाय वन। पहले छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं आप सभी लोगों के, उनको लेते हैं कि सर क्या एग्जाम में 2 पेन से लिख सकते हैं? बेटे ना, एग्जाम में एक ही पेन आपको लेना है, एक ही पेन, और चाहे ब्लू हो या ब्लैक, कोई भी एक हो सकता है। दूसरा पेन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बड़े सारे बच्चे, अगर आपके अगल बगल में कोई हाइलाइटर भी लेके जा रहा है तो उसको करने दीजिए, आप अपना काम करिए। एग्जाम हॉल में आपको
एक ही कलर का पेन इस्तेमाल करना है। आप जानते हैं कैलकुलेटर आपका नॉर्मल होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। और दूसरी चीज कि बड़े सारे बच्चे आपके जब जो यूनिवर्सिटी वाले जो एग्जामिनेशन होते हैं बीकॉम वगैरह के, तो उसमें कॉपी भरने का तरीका होता है, इधर फुट्टा मारो, इधर फुट्टा मारो, एक इधर एक इधर, और इसमें लिख के आओ, वो भी लाइन छोड़ छोड़ के। ये यूनिवर्सिटी और बीकॉम एमकॉम में होता है, सीए में नहीं होता। अगर ऐसे आपने लिख दिया तो बड़ी गंदी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। हालांकि नंबर तो नहीं काटेगा, लेकिन हाँ एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आप प्रॉपर एक साइड स्केल दे सकते हैं अपनी कॉपी में, और उसके बाद में आप अपना लिखना शुरू करिए। ये भी इस वजह से जैसे कि जो कॉपी वगैरह बांधी जाए तो कहीं पर मिस ना हो जाए साइड में कुछ। तो एक चीज तो ये। दूसरा, आपको जब भी कोई बी कॉपी मिलती है तो आप जानते हैं कि बी कॉपी को अटैच करने के बाद में आप मेन कॉपी के ऊपर लिख देंगे a प्लस बी या a प्लस बी प्लस सी, जो भी है, ठीक है। इसके अलावा जो मेन जो फ्रंट पेज होगा, फ्रंट पेज के ऊपर आपको एक छोटा सा बॉक्स दे रखा होता है, टेबल। जिन लोगों ने एग्जाम दे रखे होंगे वो जानते भी होंगे कि यहां पर आपको एक टेबल दे रखी होती है और इसमें पूछा होता है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन कर रखे हैं। तो आपको बेटा यहां पर टिक जरूर लगा के आना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। इससे थोड़ा सा ये रहता है कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो कॉपी चेक करने के बाद में यहां पर आपको वो मार्क्स अवॉर्ड करता है और उसकी फिर टोटलिंग होती है। तो अगर गलती से कहीं पर कोई क्वेश्चन चेक होने से छूट भी गया है तो जब वो आगे आके मार्क्स को टैली करेगा तो पकड़ में आ जाएगा कि अच्छा मैंने ये वाला, बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है तो मैंने उसके मार्क्स क्यों नहीं दिए। तो वहां पर जाके अपने आप को क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। हालांकि आपकी कॉपी 2 बार चेक होती है, लेकिन फिर भी आप ये जरूर करके आए। इसके लिए आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। इस वजह से एग्जाम की घंटी, आखिरी घंटी लगने से पहले 1 मिनट पहले आखिरी में आप ये काम जरूर कर लें। दूसरा, कॉपी पे आपको कैसे प्रेजेंटेशन देनी है इसकी बात करते हैं। देखिए, मैं आपको शुरुआत से बताता हूं कि आपको जब पेपर आएगा तो आप जानते हैं आपको 15 मिनट पहले पेपर मिल जाना है। तो 15 मिनट्स का आपको यूटिलाइजेशन क्या करना है। कॉपी तो आपके पास में होती नहीं है, मजबूरी में पढ़ना ही है। जी हां, यही करना है। पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है विद ऑब्जेक्टिव। कैसे पढ़ना है? आपको पता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में 7 क्वेश्चन है, 7 में से एक ऑप्शनल है। हालांकि अगर एक जनरल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कॉमन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए वो ऑप्शनल ही होता है। वो कहते हैं कि हमारे लिए तो साहब क्वेश्चन ही 6 हैं। कहते हैं क्यों? कहते हैं ऐसा कि साहब एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है जिसे कोई हिला ही नहीं सकता, तो ऑप्शन किस बात का, वो तो है ही नहीं। हालांकि खैर जो भी है, तो आपके सामने 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको छोड़ के 6 क्वेश्चन आपको चूज करने। तो पहले तो आपको जो है सबसे पहले 15 मिनट की स्टडी में आप ये तय कर लीजिए कि एक क्वेश्चन वो कौन सा होगा जो आपको छोड़ना है। दूसरा, अब आपको दूसरे नंबर पे क्या करना है? दूसरे नंबर पे आपको रैंकिंग का काम करना है। रैंकिंग किस लिए? रैंकिंग आपको करनी कि इसमें से सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपको कौन सा आता है। लेट्स सपोज मुझे क्वेश्चन नंबर 5 सबसे बढ़िया आता है, तो मेरे लिए ये नंबर 1 पे मुझे सॉल्व करना है। जब एक क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो उसके सारे पार्ट्स इकट्ठा सॉल्व करिए। जब भी कोई नया पार्ट शुरू करें तो उसे नए पेज से शुरू करें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि 5A मैंने एक पेज पे 1.5 पेज पे किया, फिर 5B मैं तीसरे पेज से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 1.5 पेज का मतलब 2 पेज तो लग ही गए। तीसरे पेज से मैं 5B स्टार्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके सारे पार्ट इकट्ठा करेंगे और हर पार्ट को नए पेज से करेंगे। तो इसकी मैंने रैंकिंग कर ली। दूसरा एक और क्वेश्चन जो मुझे सेकंड बेस्ट आता है, लेट्स सपोज वो है 3, ये मुझे सेकंड बेस्ट आता है। और एक और क्वेश्चन जो मुझे थर्ड बेस्ट आता है। थर्ड बेस्ट, लेट्स सपोज वो क्वेश्चन नंबर 6 है जो मुझे थर्ड बेस्ट आता है। जो मुझे थर्ड बेस्ट आता है, इसको मुझे थर्ड नंबर पे ना करके 6 नंबर के लिए छोड़ के रखना है। छठा क्वेश्चन, आखिरी। यानी कि
3 क्वेश्चन मुझे ऐसे जरूर और ये सिर्फ टैक्सेशन के लिए, हर पेपर के लिए आप कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन मुझे ऐसे जरूर आइडेंटिफाई करके रखने हैं जो कि मुझे बेस्ट आते हैं। इनमें से पहले 2 क्वेश्चन एक के बाद एक और 1 क्वेश्चन आखिरी में सबसे आपको चिपका देना है। 3 क्वेश्चन जो बाकी हैं, बाकी 3 क्वेश्चन आपके पहले, दूसरे के बाद में तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे रहेंगे। बीच में कहीं पे भी आप उसे लगा सकते हैं, आगे पीछे। इनमें से बड़े सारे क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा तो कोई महारत ही जनरली होता नहीं है कि जिसके पास में 100% क्वेश्चन का आंसर हो, तो बड़े सारे क्वेश्चन अगर आपको जो बीच में उनमें से एक आधे नहीं आ रहे हैं, वो आप बीच में चिपका सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कॉपी चेक करी तो ऐसी एग्जामिनर की टेंडेंसी होती है कि शुरुआत में वो पहले 2-4 पेज इजिली चेक होते हैं, फिर उसके बाद में स्पीड बढ़ती है, फिर आखिरी में जाके फिर से थोड़ा सा स्पीड स्लो होती है। तो आपके शुरुआत के क्वेश्चन और आखिरी के क्वेश्चन अच्छे प्रिपेयर होंगे। आपकी कॉपी में अच्छे मार्क्स लाने का एक तरीका यह होता है, एक स्ट्रेटजी होती है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हम लिख के तो बहुत अच्छा आए थे, लेकिन फिर भी सर नंबर नहीं आए। तो एक आप कह सकते हैं एक रीजन उसका यह भी है कि आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं करते। प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन का ही एक तरीका है। देखिए, आप एग्जामिनर के सामने आप तो हो नहीं, आप लाख पढ़ के गए, लाख मेहनत करके गए, लेकिन फिर भी एग्जामिनर को क्या पता कि आपने मेहनत करी कि नहीं करी। तो आपको वहां पर प्रेजेंट करना है कि सर मैंने मेहनत करी है, मैंने मेहनत करी। मैं कैसे प्रेजेंट कर सकता हूं? अपनी कॉपी के थ्रू, क्योंकि मैं अपनी फोटो लगा के थोड़ा ना प्रेजेंट कर देता हूं सर कि मैंने मेहनत करी है। तो आपको अपनी कॉपी के थ्रू उसे दिखाना है। आपको अपनी एक इमेज दिखानी है। इमेज कैसे दिखानी है? कि मुझे सब कुछ आता है। और कैसे दिखानी? कॉपी के थ्रू दिखानी। कैसे दिखाएंगे कॉपी के थ्रू? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जरूरी है। प्रेजेंटेशन में पहला तरीका तो मैंने आपको क्या बताया? रैंकिंग करिए। फर्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, लास्ट। ठीक। और उसके बाद में 3, 4, 5 उसी ऑर्डर में करते जाइए, जो भी आपको ठीक लगे। इनमें आप अपना ऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का। इंस्टीट्यूट का अगर आप अपना स्टडी मटेरियल, जो आप शायद ही किसी ने, जनरली कोई बहुत कम बच्चे उठा के देखते हैं, तो इंस्टीट्यूट का अगर आप अपना स्टडी मटेरियल देखेंगे उठा के, तो उसके जो प्रीफेस वाला पेज है उसी के बाद में लिखा होता है, उसी के साथ में ही, कि इंस्टीट्यूट की ये उम्मीद है कि आपका आईपीसीसी लेवल पे आपसे वो वर्किंग नॉलेज एक्सपेक्ट करते हैं और फाइनल लेवल पे एडवांस नॉलेज या एक्सपर्ट नॉलेज एक्सपेक्ट करते हैं। जब इंस्टीट्यूट कहता है वर्किंग नॉलेज, तो इंस्टीट्यूट बताता है कि इसका मतलब क्या है। इंस्टीट्यूट कहता है कि हमें बच्चों से उम्मीद है कि उन्हें बस काम करना आ जाना चाहिए। एक्सपर्ट वो बने इसी उम्मीद नहीं है, लेकिन हां, उन्हें मार्केट में एक एवरेज नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए। और इसी के साथ में इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा एग्जाम में 3 क्वेश्चन करके आता है और 3 क्वेश्चन छोड़ देता है, एक ऐसा बच्चा है जो 3 क्वेश्चन करके आता है बिल्कुल सही, एक्यूरेट, और 3 क्वेश्चन छोड़ देता है। एक दूसरा बच्चा है, वो 2 क्वेश्चन वो करके पूरे 6 क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन उसमें से एक्यूरेटली सही होते हैं, 2 क्वेश्चन उसमें एक्यूरेटली सही होते हैं, और बाकी जो 4 क्वेश्चन होते हैं ये उसमें गलत होते हैं, कुछ थोड़े गलत होते हैं, कुछ ज्यादा गलत होते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन गलत होते हैं। लगाता वो सारे 6 क्वेश्चन है, सारे पार्ट लगाता है। तो इंस्टीट्यूट का कहना यह है कि इन दोनों बच्चों में किसे ज्यादा नंबर दिए जाएं? क्या लगता है आपको? इंस्टीट्यूट कहता है कि हम दूसरे वाले बच्चे को ज्यादा नंबर देंगे, जिस बच्चे ने 6 क्वेश्चन किए, भले ही उसने 2 सही किए, 4 गलत किए। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट को उम्मीद है कि आपकी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है सीधा सा कि अगर इंस्टीट्यूट का बेंचमार्क ये है, और अगर आप 3 क्वेश्चन करके गए, 3 पढ़ के ही नहीं गए, तो इंस्टीट्यूट, तो एग्जामिनर है, उसे क्या लगा? अभी तो आपने इंस्टीट्यूट का सिलेबस ही पूरा नहीं किया। आप 3 करके जा रहे हो, 3 छोड़ के आ रहे हो, उसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है आपने पढ़ाई नहीं करी। पढ़ाई नहीं करी, छोड़ दिया, चलो घर बैठो, दोबारा से आना, पढ़ के आना। लेकिन जब आप 6 करके आते हो, तो इंस्टीट्यूट का कहने का मतलब यह है कि 6 करके आए, इसका मतलब पूरा पढ़ाई तो करी। हमें कौन सा उम्मीद है कि तुम एक्सपर्ट बन जाओ आईपीसीसी में ही, कि 6 के 6 परफेक्ट लगा के आओ। हमें उम्मीद है वर्किंग नॉलेज की। 6
अगर मैंने 6 क्वेश्चन किए, इसका मतलब मैंने ऑलमोस्ट 99% स्टडी करी या 100% स्टडी करी, तभी तो मैं 6 क्वेश्चन करके आया। भले ही मैं 100% एक्यूरेट नहीं था, क्योंकि एक्सपर्ट नॉलेज थोड़ा ना मुझसे एक्सपेक्टेड है। तो इंस्टीट्यूट कहता है हम इस बच्चे को ज्यादा नंबर देंगे जिसने 6 क्वेश्चन किए, भले इसने 2 सही किए 4 गलत किए। बात समझ में आई? तो दूसरा एस्पेक्ट आपको समझना क्या है कि मुझे सारे क्वेश्चन करके आने, सारे नहीं तो जितने ज्यादा से ज्यादा हो जाए। क्योंकि बड़े सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि सर पेपर बहुत लेंदी होता है और ये छूट गया वो छूट गया। तो बेटा कोशिश ये करें आप अपने टाइम को मैनेज करें और कोशिश करें कि आप पूरा का पूरा पेपर करके आए। सर इसके लिए क्या किया जा सकता है? बेटा इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी स्पीड अगर चेक करनी है तो आप किसी भी दिन रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक 2-3 दिन पेपर सॉल्व करिए। रात को 12 से 3 इस वजह से क्योंकि उस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। तो उस टाइम पे बैठ के आप अपना प्रॉपर 3 घंटे किसी भी पुराने क्वेश्चन पेपर को लेके बैठ जाइए और अपने आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए और देखिए कि आप 3 घंटे में पूरा कर पाते हैं। आप देखेंगे कि कई सारे पेपर आप 3 घंटे पूरा सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे डर ही नहीं होता। क्योंकि डर नहीं होता, बड़ी सारी चीजें आसानी से ध्यान आती रहेंगी और आप आसानी से लिखते रहोगे। तो एक चीज तो यह कि अगर एग्जाम में डर नहीं होगा तो वहां पर भी मेरी स्पीड अच्छी होगी, वहां पर भी चीजें आसानी से ध्यान आती रहेंगी। ठीक है? तो आपको प्रैक्टिस अगर करना है अपनी स्पीड के ऊपर तो आप ये काम कर सकते हैं कि 2-3 पेपर आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? बड़े सारे बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि सर क्या एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है? बेटा स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग होती है, लेकिन ओनली अप टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। थ्योरी में कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती। ये नहीं कि सर मैंने 2 पॉइंट सही लिखे और जो है उसके बाद में सब गलत सलत लिख दे, उठा के काट देंगे पूरा। कोई थ्योरी में स्टेप मार्किंग नहीं होती। ये सब कहने की बात है। आप अपनी अगर कॉपी निकलवा के भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी कितनी स्टेप मार्किंग होती है। हाँ, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उनमें स्टेप मार्किंग होती है और वो भी स्टेप मार्किंग भी डिपेंड करती है कि आपने गलती कहां पे करी है। अगर गलती शुरुआत में ही हो गई तो ले भाई सब खत्म। अगर गलती आखिरी में जाके कहीं 1-2 स्टेप्स में हुई है तो आपको स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिल जाते हैं। तो स्टेप मार्किंग के भरोसे ना रहें, आप अच्छी प्रिपरेशन करके जाएं। ठीक है? मैं आपको यह बता रहा था कि एग्जाम में आपको अपने एग्जामिनर के सामने अच्छी इमेज कैसे बनानी है। तो पहले तो मैंने आपको बताया रैंकिंग प्रॉपर करिए, आप टेबल में सारी चीजें फिलअप करके आइए, हर एक क्वेश्चन को नए पेपर से, हर एक क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करिए। और अब इसके आगे की बात यह कि आपको अपने क्वेश्चन जो आपकी आंसर शीट है, इस आंसर शीट में प्रॉपर पॉइंट वाइज जो आंसर अच्छे से आता है आपको पॉइंट वाइज लिख के आइए उसे। छोटे छोटे पॉइंट सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी है आपको। छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने और सिंपल लैंग्वेज में बनाने और उस तरीके से आप लिख के आइए। कोई रटी रटाई लैंग्वेज लिख के नहीं आनी है। इंस्टीट्यूट कभी नहीं कहता कि मैंने जो अपने स्टडी मटेरियल में लिख दिया है, जो मैंने अपने बुक्स में लिख दिया वही आप छाप के आइए। ऐसा कहीं कोई जरूरी नहीं है। तो आपको कोई रटी रटाई लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अपनी लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में छोटे छोटे सेंटेंस बना के लिख के आइए पॉइंट वाइज। अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। अगर आप कहीं कोई सेक्शन कोट करते हैं, कहीं कोई केस लॉ कोट करते हैं, कहीं कोई जजमेंट कोट करते हैं, कहीं कोई टाइम लिमिट कोट करते हैं, कोई फॉर्म नंबर कोट करते हैं, तो वहां पर अंडरलाइन जरूर करें। और इस उम्मीद में अंडरलाइन ना छोड़ें कि हम एग्जाम जब जो है पूरा 3 घंटा बीत जाएगा, पेपर सॉल्व हो जाएगा, तब अंडरलाइन करेंगे बैठ के। कभी टाइम नहीं मिलेगा। साथ साथ में तुरंत अंडरलाइन। मैंने आपको यह बात तो पहले ही बता रखी है कि अगर आपको कोई सेक्शन लिखना है तो आप किस तरीके से लिखेंगे, एज पर सेक्शन 23 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 या फिर एज पर सेक्शन 25 या सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 और जो भी प्रोविजन है उसके आगे आप लिखते हैं। अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं ध्यान है तो मैंने आपको बताया था आप लैंग्वेज को कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन नहीं भी ध्यान है तो भी ये लैंग्वेज चलेगी, अच्छी लैंग्वेज है। एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1961। अगर डेफिनेशन के बारे में कहीं कुछ लिखना है तो आपको पता है कि डेफिनेशन हमेशा सेक्शन 2 में या रूल 2 में होती है। तो आप हमेशा से लिख सकते हैं कि एज पर सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अगर कहीं पर किसी डेफिनेशन की बात हो रही है। ठीक है? अच्छा, दूसरी तो
एक ये मिथ क्लियर हो गया कि भाई मुझे कैसे एग्जाम में अपनी इमेज को और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है। दूसरा मैंने आपको बताया कि एक तो आप पॉइंट वाइज, बुलेट वाइज लिख के आएंगे, पॉइंट वाइज लिख के आएंगे, अंडरलाइन करके आएंगे, और साथ ही साथ में आप जितना पॉसिबल हो सके आप चार्ट बना के आए। चार्ट बनाने से ये होता है कि एग्जामिनर के सामने एक अच्छी इमेज होती है, अच्छी इमेज हमारी बन जाती है कि अच्छा, एग्जामिनर सोचता है कि अच्छा बच्चे को कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ है, तभी तो ये चार्ट बना के आ रहा है, तभी तो चीजों को और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसे लगता है अच्छी तरीके से पता है। जी हां, अच्छी तरीके से पता होगा तभी तो आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। तो जितनी चीजें हो सके आप चार्ट बनाने की कोशिश करें। जितना ज्यादा चार्ट अगर आप बनाएंगे तो इससे भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हालांकि ये नहीं कि चार्ट भी बनाए पॉइंट भी लिखें, आप एक काम भी कर सकते हैं दोनों में से। चार्ट हर चीज के नहीं बन सकते, तो इस वजह से उसमें लिमिटेशंस होती हैं कि कुछ लिमिटेड चीजों के ही चार्ट बन सकते हैं, अदरवाइज आप पॉइंट्स बना के लिखें। कई बार ऐसा होता है कि हम जो एग्जाम में लिख के आ रहे हैं, आपने कहा कि चार्ट बना के आइए, हमने चार्ट भी बना दिया, पॉइंट्स बना के आइए, पॉइंट बना दिया, बट कुछ क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं, ये वहां पर आप कर पाएंगे जो आपको अच्छे पता होंगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो कहीं ना कहीं एक आधा पार्ट आपको नहीं पता है, उनको कैसे लिखें? क्या जो क्वेश्चन नहीं पता उसको भी लिख के आना है? जी हां, जब मैं कह रहा हूं कि छोड़ के नहीं आना है तो सब कुछ करके आना है, सब कुछ करके आना है, ये ऐसा मैं रेकमेंड करता हूं। तो जो क्वेश्चन नहीं पता क्या उसको भी लिखने की कोई कला होती है? जी हां, उसको लिखने की और भी जबरदस्त कला होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छी तरीके से आता है तो आप उसमें पॉइंट वाइज छोटे छोटे पॉइंट बना के आइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कैसे लिखेंगे? लगातार, बिना किसी पॉइंट के, बिना कोई पैराग्राफ बनाए, लगातार। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, जो व्यक्ति कॉपी चेक कर रहा होता है ना, वो भी इंसान ही होता है, तो वो भी कॉपी चेक करता 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 बोर हो जाता है। उसे भी जो छोटी, आसान, साफ दिखने वाली चीजें होती वही पसंद होती हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिखें कि वो पढ़ना ही ना पसंद करे। वो ऐसे कह लो भाई अच्छा ठीक है, इतना लिखा है तो बस 1 नंबर चलो ले जाओ, आगे बढ़ो। बात समझ में आई? यानी कि आपने उसे ना पढ़ने पे मजबूर कर देना है। जो अच्छे से पता है उसमें आपको पढ़ने पे मजबूर कर देना है और आपको नंबर मिल जाए। लेकिन जो नहीं पता है उसमें एग्जामिनर को ना पढ़ने पे मजबूर कर देना है कि वो पढ़े ना और आधा 1 नंबर तो वैसे मिल जाए। जो मिला फ्री का है रखो, झोली में डालो और आगे बढ़ो। जी हां, ऐसा भी होता है। ये एग्जाम को और अच्छी तरीके से, एग्जाम में पेपर राइटिंग की कला है, क्योंकि ये आपका माइंडसेट नहीं, एग्जामिनर का माइंडसेट है। बट ऐसे सारे पूरे क्वेश्चन पेपर में नहीं सब कुछ मैंने लगातार लिख डाला, कुछ पता ही नहीं था और आपको नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक आध कंसेप्ट में फंडा चल जाता है। ठीक है, तो एक तो ये जरूरी चीज हो गई। इसके अलावा कुछ और चीजें छोटी सी ही सही, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में बच्चे आके बताते हैं एग्जाम देने के बाद में कि फोन करते हैं, सर ये हम आंसर लिख के आए, ये सही है कि नहीं? मैं बोल देता हूं सही है बेटा, एकदम सही है, अगले पेपर पे ध्यान दो। क्योंकि अगर मैंने बताया नहीं बेटा इसका आंसर ये नहीं है, गलत है, तो बेवजह आप अगले एग्जाम को लेके थोड़ा सा नेगेटिव माइंडेड हो जाएंगे कि लो पिछला तो खराब हो गया, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, उसकी वजह से जो अगला अच्छा हो सकता है वो भी बेकार हो जाएगा। तो इसके ऊपर फोकस ना करें। जो एग्जाम हुआ वो गया, पेपर पाड़ो, खत्म करो, जो होना था वो हुआ, अगले के ऊपर फोकस करो। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव माइंडेडनेस। यानी कि आपके साथ जो भी सही गलत जैसा भी हुआ वो खत्म है, वहीं पे जो हो गया वो हो गया, अब अगले के ऊपर फोकस करो। पीछे क्या करके आए थे उसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं कि मैं क्या लिख के आया था वो सही है वो गलत है। दोस्तों से डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं मैंने क्या लिखा, सही लिखा गलत लिखा, उसके बारे में तो चर्चा ही नहीं करनी है। जो हुआ सो खत्म, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है, वो वहीं खत्म। ठीक है, एग्जाम में जब आप कॉपी लिख रहे होंगे उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि अंडरलाइन आपको जरूर करनी है
और बी कॉपी की बात करते हैं। कई बार एग्जाम में ये बड़ा एक अजीब सी सिचुएशन होती है कि अगर एक बच्चा, एक एग्जाम हॉल में अगर 40 बच्चे बैठे पेपर दे रहे हैं, तो उसमें एक बच्चा अगर बी कॉपी मांगता है तो बाकी सब उसकी तरफ ऐसे देखते हैं, 1-1.5 घंटे में अगर उसने कॉपी मांग ली जैसे पता नहीं क्या कर दिया उसने, और बाकी तो आगे जो 40 में 39 बैठे हैं उनका कॉन्फिडेंस तो वैसे लूज हो जाता है। वो कहते पता नहीं इसने क्या लिख डाला 1.5 घंटे में और मैं नहीं कर पाया। बात भी सही है। तो वो बाकी 39 तो अपना पता भी होता है, वो वैसे डिप्रेशन में आ जाते, कहते ये इसने लिख क्या डाला आखिर 1.5 घंटे के अंदर, इसने एक कॉपी भरी कैसे, मेरी तो आधी भी नहीं भरी। तो आप दूसरे को ना देखें, तो दूसरे को अगर डिप्रेशन में डालना है इसके लिए कोई तरीका नहीं, आप ही पहली कॉपी मांग ले, बाकी डिप्रेशन में आ जाए। तो इसका भी मतलब भले ही 1 मिनट का ही सही, लेकिन हाँ कहने का मतलब ये, इन सब चीजों को इग्नोर करें, सब बेकार की चीजें, ठीक है। दूसरे ने क्या लिखा उससे मतलब नहीं है, आपने क्या लिखा इससे मतलब है। आप अपने आगे वाले और पीछे वाले इन 2 महानुभावों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, क्योंकि पता नहीं कहां से आपके एग्जाम के अंदर ये एक भावना जागृत हो जाती है, और ज्वलंत भावना। कैसी भावना कि जो जानता है वो मेरे आगे वाला जानता है या वो मेरे पीछे वाला जानता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। सारा दुनिया का सारा ज्ञान उसी के पास में, आगे और पीछे वाले के पास में। वो आगे पीछे वाले बातें करते हैं, हम चिपका रहे होते हैं। हाँ बेटा तुम बताओ, तुम बताओ, गुड, सब गड़बड़ है। बाद में पता चला जो अपना सही लिख के आ रहे थे वही गलत कराए। तो आपको अपने आगे वाले और पीछे वाले महानुभाव के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़ा नालायक कौन? आगे वाले और पीछे वाले, ठीक। तो आपको जो है आगे वाले और पीछे वाले के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपने लिखने के ऊपर फोकस करना है। चलिए, ये सारी चीजें जो आपको अपने एग्जाम के दौरान ध्यान रखनी चाहिए थी, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एग्जाम में जाइए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और जिनको सबसे ज्यादा वेट है आपके सीए बनने का, उनको सीए बन के दिखाइए, यानी कि आपके पेरेंट्स। पेरेंट्स आर वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड द मोटिवेशन। वो आपके लिए जो सैक्रिफाइस करते हैं उसका कहीं कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, पूरी दुनिया में कहीं कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। उन्होंने आपके लिए बहुत सारे छोटे बड़े, जो आपको दिख सकते हैं और जो आपको नहीं दिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सैक्रिफाइस किए हैं आपके लिए। तो दे आर द फर्स्ट पर्सन जो आपके सीए बनने से शायद आपसे भी ज्यादा खुश होंगे कि हां मेरे बच्चे ने कुछ अचीव किया है, और शायद कहीं ना कहीं उनकी वो इस बात से भी खुश होंगे कि उनकी मेहनत रंग लाई, उनके सेक्रीफाइस रंग लाए। उन्होंने आपके पीछे अभी तक जो भी मेहनत कर रखी है, तो प्लीज डोंट लेट देम डाउन। आपकी वजह से उन्होंने बहुत से सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, बड़ी सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं जो सामने होने वाले सेक्रीफाइसेस होते हैं, लेकिन जब आप घर से बाहर निकल गए होते हैं तब भी बड़ी सारी छोटी मोटी दिक्कतों को लेके उनके सेक्रीफाइसेस जारी रहते हैं। बट वो शायद आपको नहीं भी दिखाई देते, बट आई थिंक सिंपली सेइंग कि भाई पेरेंट्स आर द सिंपली लिविंग गॉड ऑन द अर्थ, तो उनके लिए आपको काम करना है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस मस्ट है, इसके बिना सीए में भी कुछ नहीं हो सकता, सीए के बाहर भी कुछ नहीं हो सकता, मस्ट है। कई सारे, मैं चूंकि इधर उधर की बड़ी सारी अपने पढ़ाई के टाइम से बुक पढ़ा करता था, मैं आप भी जानते हो कि आपको कई बार मैंने रेकमेंड भी किया कि आप कई सारी इधर उधर की जो बुक्स मैंने आपको बताई थी, स्वामी विवेकानंद और भी बहुत सारी अच्छी प्रोफेशनल्स और बुक्स जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकती हैं। मैंने शायद आपसे कहानी पहले भी बताई हो कि एक शेर था, शेरनी थी, और वो उसके साथ में
उसके बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे। लेकिन जब वो शिकार करने निकली तो उसने बकरियों के झुंड पे एक बार हमला किया, और बिकॉज हम सब एक्सीडेंट, बीच में कोई पत्थर आ गया तो उससे टकरा के उसकी डेथ हो गई। बट उसका एक जो छोटा सा बच्चा था वो अकेला रह गया। अब बकरियों ने उस छोटे से शेर के बच्चे को पाला और काफी टाइम तक उनके साथ में रहते रहते उन्हीं के साथ वो खेला, पला बढ़ा और उन्हीं की तरह वो एक्टिविटीज करने लगा। बाद में एक दिन जंगल में जो जंगल का राजा यानी कि शेर, उसने देखा कि एक शेर का बच्चा बकरियों के साथ में खेल रहा है। वो गया और उसने शेर के बच्चे को पकड़ा और डांटा कि लगा तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो शेर के बच्चे हो और तुम इन बकरियों के बच्चों के साथ में, बकरियों के साथ में कैसे खेल रहे हो। और वो डर गया बच्चा। वो कहने लगा मैं शेर का बच्चा कैसे हो सकता हूं, मैं कोई शेर वेर थोड़ा ना हूं, मैं तो इन्हीं के साथ में पला बड़ा हूं और मैं शेर नहीं हो सकता। फिर वो जो बड़ा शेर था उस बच्चे को लेकर नदी के किनारे जाता है और उसको उसका चेहरा दिखाता है और कहता है देखो तुम कौन हो। फिर जंगल में उसे अपने साथ में ले जाता है, अपनी तरह चलना सिखाता है, दहाड़ना सिखाता है और वो शेर का बच्चा शेर बन जाता है। वो शेर का बच्चा शेर बन जाता है। मैंने ये वर्ड्स बोला, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या उसे बनना था या वो था? कुछ लोग कहते कि वो था या कुछ कह रहे हैं बनना था। बेसिकली था तो वो शेर का बच्चा ही, लेकिन मन से नहीं था। कहने का मतलब आप सब कुछ समझ रहे होंगे मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस। शेर के, एक बकरी के बच्चे और शेर के बच्चे में सिर्फ मन का अंतर था, सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस का अंतर था। शेर जैसा बनने के लिए उसे अपनी कोई बॉडी में चेंजेस नहीं करने पड़े, मन में, दिमाग में चेंजेस करने पड़े। शेर तो वो था ही। मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, आपके अंदर वो इतनी सारी मेहनत करने के बाद में, पिछले 4.5 महीनों से स्टडी करने के बाद में वो सब कुछ है। जस्ट पेरिश देम। उसको और निखारना है और कॉन्फिडेंस के साथ में निखारना है कि पास तो होना, मतलब पास के बारे में तो सोचना नहीं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द रैंक एंड इट्स वेरी इजी। ये तो आएगी ही, ये तो आएगी। तो टेक इट इन अ वेरी लाइटली एंड अ वेरी इजी मैनर कि ये तो होना ही है। हम तो ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये तो होना ही है। ठीक है, तो आप स्टडी करिए और मेरी गुड विशेस आपके साथ में है। इससे पहले कि मैं ये चीजें खत्म करूं, क्योंकि आपका सारा ऑलमोस्ट लेक्चर खत्म हो चुका है, आपको अगर कोई क्वेरी करनी है तो आप मेरी ईमेल आईडी के ऊपर क्वेरी कर सकते हैं CA@arpitgupta11@gmail.com। ऑल्टरनेटिवली मैं प्रेफर करूंगा कि आप इस ईमेल आईडी के ऊपर भी आप अपना मेल कर सकते हैं, arpitgupta@gmail.com। बल्कि मैं यही कहूंगा कि आप इसके बजाय इसके ऊपर करें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस पे मैं रेगुलर अपडेट चेक करता रहता हूं। तो ये मेरी ऑफिस वाली आईडी है, इसके ऊपर आप ना करें, इसी के ऊपर करें। ठीक है, इस आईडी के ऊपर आप मेल कर सकते हैं। और बाकी आपको मेरी फेसबुक आईडी, इसके ऊपर भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप जानते हैं ये आईडी बनी हुई है CA अर्पित गुप्ता के नाम से।
बड़े सारे बच्चे आप में से ऑलरेडी फ्रेंड ऐड भी हैं। और वैसे तो कोई और चेंजेस आने हैं नहीं, लेकिन फिर भी एक अर्पित गुप्ता क्लासेस का पेज बना हुआ है फेसबुक पे। अगर कहीं कोई चेंजेस आते हैं या कोई इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आती है तो वो सारी रेगुलर अपडेट आपको इस फेसबुक पेज के ऊपर मिल जाएगी। यू जस्ट हैव टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। लाइक करने के बाद में आपको गेट नोटिफिकेशन में जाना है और नोटिफिकेशन में आप जब ऑन कर दोगे तो रेगुलर नोटिफिकेशन आपके पेज के ऊपर जाती रहेगी, ठीक है। हालांकि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि आप थोड़ा सा फेसबुक और अभी के लिए तो खैर आगे के लिए ठीक है, बट अभी इन सब चीजों से दूर रहें। आप डायरेक्टली ईमेल करें, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप फेसबुक खोलोगे तो कुछ ना कुछ और भी देखोगे। तो इस वजह से आगे के लिए आपको रेगुलरली कनेक्ट रहना है, अपडेट रहना है। तो बात अलग है, क्योंकि इसके ऊपर मैं रेगुलर अपडेट करता रहता हूं। सारी इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की जितनी भी अमेंडमेंट है वो सारी अमेंडमेंट यहां पर रहती है, सीए, आईपीसीसी और फाइनल दोनों के लिए। तो इसके ऊपर आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी। लाइक करके गेट नोटिफिकेशन में डाल देंगे आप इसे। यहां पर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के या मैसेज भेज के, पहले ऐड करके भी और बिना ऐड किए बिना भी डायरेक्टली मैसेज भेज के भी आप यहां पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली मेल मी, ठीक है। तो एक और छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैंने एक नया इनोवेशन किया है, आपको जान के खुशी होगी, आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। मैंने एक व्हाट्सएप पे एक पेज बनाया है, अर्पित गुप्ता क्लासेस के नाम से ग्रुप है रदर। ये जो ग्रुप है, इसमें मैंने अपने जो पहले वाले जो स्टूडेंट्स थे पहले बैचेस के, उनको भी काफी स्टूडेंट्स को इसमें ऐड कर रखा है। तो इस पे आपको बेनिफिट ये होगा कि मैंने इसके ऊपर कई सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग अपनी डाल रखी है, वीडियो नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग डाल रखी है। तो इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आप इन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन्हें शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, और इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपको पूरा इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का रिवीजन मिल जाएगा। यानी कि होता ये है कि जब बच्चे एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा लगता है कि टाइम बेकार हो रहा है, कि रास्ते में आने जाने में, या एग्जाम्स के टाइम में ही क्यों, पहले भी यही होता है कि जब बच्चे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो भी आने जाने में उनका बड़ा सारा टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने ये सोचा था कि हम इसे पूरा जो सिलेबस है विद सेक्शन, क्योंकि बड़े सारे बच्चों को सेक्शन रटने में भी दिक्कत होती है। अब सेक्शन का क्या है, सेक्शन तो रटे ही जा सकते हैं। तो एक तो तरीका मैंने आपको बताया था, जब कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करें तो सेक्शन जरूर बोलें, उससे आपको सेक्शन याद रहेगा। दूसरा मैंने आपके लिए ये तरीका निकाला था कि जब आप एक ही चीज को बार बार सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली याद तो वो रहेगी। तो विद सेक्शन एक हर एक जो कॉन्सेप्ट है उसका एक दो लाइन में समरी रिवीजन, वो मैंने इस पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग में दे रखा है। ये रिकॉर्डिंग 10-10, 15-15 मिनट की है। तो हर एक रिकॉर्डिंग के पहले आपका वो आएगा कि भाई सीए आईपीसीसी का है या सीए फाइनल का है, और इसमें क्या टॉपिक कवर है, और इसमें सारी चीजें लिखी होंगी, और फिर आपकी रिकॉर्डिंग होगी उस पर। तो आप उसे डाउनलोड करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस ग्रुप पे ऐड होना पड़ेगा। ऐड होने के लिए ये ऐड मैं अपने स्टाफ को मैंने ऑलरेडी बोल रखा है। तो आपको एक मैसेज करना है, और मुझे मैसेज करके आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना नाम और अपनी बैच के साथ में, आपका बैच कौन सा है, आपका नाम क्या है और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, वो मुझे मैसेज कर देंगे। किस नंबर पे? इस नंबर पे। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम, अपना बैच और कॉन्टैक्ट नंबर, बैच ना भी डालें तो भी चलेगा, नाम और कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देंगे। तो उससे आपको स्टाफ के पास में मैसेज पहुंच जाएगा, वो आपको इस ग्रुप पे ऐड कर देगा, और उसके बाद में आप यहां से रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं।
सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग। दूसरी चीज ये, जो भी आपके लिए रेलेवेंट हो वही डाउनलोड करिए। दूसरी चीज ये कि आप इस ग्रुप के ऊपर आप कई सारे बच्चे जो अपनी ट्रेनिंग वगैरह में जाते हैं तो उसमें अपनी प्रोफेशनल अपडेट्स वगैरह भी शेयर करते रहते हैं कि आज हमने ट्रेनिंग में ये सीखा, आज हमने टैक्स में ये सीखा, आज हमने टैक्स में नई ये रेगुलर नोटिफिकेशन आई है, अपडेट आई है, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। या कभी किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि टैक्स में ये नहीं समझ में आ रहा, तो वो भी यहीं पे क्वेरी करता रहता है, तो कभी मैं आंसर कर देता हूं, कभी बाकी बच्चे आंसर कर देते हैं। तो आईपीसीसी वाला पूछ रहा है तो कभी फाइनल वाला आंसर कर देता है। तो इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को यूज किया जा रहा है, तो आप भी चाहें तो इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कांटेक्ट में रह सकते हैं, टच में रह सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द वे। और सबसे आखिरी में बड़े सारे बच्चों का, आज की क्लास शुरू होने से पहले बड़े सारे बच्चों ने कहा सर इंपॉर्टेंट बता दीजिएगा जरूर, सर इंपॉर्टेंट बस जरूर बता दीजिएगा, बस सर वही बस तैयार करके जाना है। तो बेटा एज यूजुअल, जैसे मैं पिछले इतने महीनों से कहते आया हूं कि इंपॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं, फिर भी पिछले ट्रेंड को देखते हुए मैं कुछ चीजों को अश्योर कर सकता हूं कि यहां से तो क्वेश्चन आने तय हैं। यानी कि ये जो मैं अब बताने जा रहा हूं आपको, इसका मतलब ये नहीं कि इन्हीं को पढ़ना है बाकी को पढ़ना नहीं है, बाकी को तो पढ़ना है, बस इनको थोड़ा ज्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। और इनके बारे में हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। एक तो आपका, आप जानते हैं कि इनकम टैक्स में सैलरी से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, सैलरी से क्वेश्चन आना ही आना है। दूसरा, आपका पीजीबीपी से क्वेश्चन आना ही आना है, कैपिटल गेन से क्वेश्चन आना ही आना है, हाउस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन भी आता ही आता है। यानी कि ये चार तो आपको प्रिपेयर करने हैं। सर कहेंगे फिर इसमें बचा क्या? बात तो सही है, करीब करीब 60 to 70% तो इनकम टैक्स इसी में ही है, तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने ही आने हैं। एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से मस्ट है, और हो सकता है कि आपको कैपिटल गेन या सैलरी, इन दोनों में से दो क्वेश्चन भी दिख जाए। ये तो हुई बात इनकम टैक्स की। सर इनडायरेक्ट टैक्स में भी क्या कुछ इंपॉर्टेंट है? हाँ है। इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेनवेट। सेनवेट से तो नहीं, अच्छा एक सेकेंड, सेनवेट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट और सीएसटी, इन सब में वैल्यूएशन से एक क्वेश्चन पक्का है। वैल्यूएशन, या फिर आप कह सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसमें आपको ये ड्यूटी या टैक्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन पक्का आना है। एक्साइज ड्यूटी में भी मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन लगवा रखे हैं ऑलरेडी, और कस्टम ड्यूटी और वैट और सीएसटी पे भी करवा रखे हैं। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये, और सेनवेट से आप थ्योरी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की कम उम्मीद है, क्योंकि पहला एग्जाम आपका नए सिलेबस से आने जा रहा है, तो बहुत ज्यादा पैटर्न प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इतना एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि सेनवेट से थ्योरी क्वेश्चन आना चाहिए, बट बाकी चार चीजों से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना जरूरी है। सेनवेट का क्वेश्चन बाकी एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स, हाँ मैंने सर्विस टैक्स लिखना भूल गया इसमें, सर्विस टैक्स भी, उसमें भी एक क्वेश्चन आना पक्का है। तो सर्विस टैक्स से रदर मैं एक के बजाय दो क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो इन 5 से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और सेनवेट से एक थ्योरेटिकल। सेनवेट का क्वेश्चन हालांकि साथ साथ में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेनवेट का क्वेश्चन एक्साइज और सर्विस टैक्स के साथ में मिक्स होकर आ सकता है, क्योंकि इसकी बड़ी लिंकिंग है और एक्साइज और सर्विस टैक्स के साथ में। तो बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने आपको जो बताया है वो आप वैसे ही प्रिपेयर करते रहिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी हैं। ठीक है, यहां पर आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैंने अपने YouTube चैनल के बारे में भी बता रखा है कि YouTube चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे मैंने बड़ी सारी अपनी वीडियोस डाल रखी हैं। YouTube चैनल पे आप CA अर्पित गुप्ता के नाम से सर्च करेंगे तो आपको सारी क्लासेस दिख जाए, जितनी भी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, अभी बड़ी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई हैं और अभी भी पढ़ रही हैं, रोज कुछ ना कुछ अपलोड हो रही हैं। तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो अभी भी जितनी वीडियो पढ़ चुकी हैं वो भी सब आ जाएंगी, और साथ ही साथ में फ्यूचर में जो और पढ़ रही हैं वो भी सब आ जाएंगी। ठीक है,
बेस्ट ऑफ वर्क फ्रॉम माई साइड फॉर योर एग्जामिनेशन एंड वेरी गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।